प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत हो जाती है। जैसे ही यह सूचना प्रसारित होती है, चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, चाहे टीवी हो या अखबार, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल जो रिपोर्टर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब उनके ऊपर भी दबाव बनने लगा था कि वहाँ क्या हुआ। यह जानने के बाद उन्हें अपने दर्शकों और अपने श्रोताओं और अपने स्थान को यह पूरी जानकारी देनी होती है। जब पत्रकारों ने यह जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अलग अलग पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि अंदर की बातें कम से कम उच्च अधिकारियों के आदेश के बाहर निकाली जानी चाहिए। ऐसी एक पत्रकार होती है जिसका नाम सृष्टि मिश्रा होता है। सृष्टि मिश्रा यह जानने की कोशिश कर रही थी कि मामला क्या है, क्या हुआ है और इसमें कितने लोगों की मौत हुई है। यह जानने की कोशिश करने के लिए जैसे ही वह मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी कुछ पुलिसकर्मियों की नज़र उसके आई कार्ड पर पड़ जाती है। पुलिसकर्मी बोलते हैं, क्या आप पत्रकार हैं तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर वही जा सकते हैं जिसके परिवार वाले इस अस्पताल के अंदर है, या तो वो घायल हैं या तो वो मर चुके हैं। ये सुनकर ही पत्रकार के मन में एक सवाल उठता है कि अब पत्रकार क्या करें। तभी पत्रकार की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो अपनों को ढूंढ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई सिसक रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। तो वो इसी भीड़ का हिस्सा बनकर सृष्टि मिश्रा सीधे अंदर पहुंचती है और मेडिकल कॉलेज के उन 3 कमरों की तरफ जाती है जिनमें अलग अलग हिस्सों में लाशों के ढेर पड़े हुए थे। हालांकि 1 2 3 गिनने के बाद उन्होंने करीब 20 लाशें गिनी, और गिनने के बाद जब वो यहाँ से बाहर निकली तो वहाँ कपड़ों के कुछ बक्से रखे हुए थे। उन बक्सों में लाशों को पैक किया जा रहा था। जब उन्होंने पहली बार नंबर देखा तो उस पर 17 लिखा था, और अधिकतम जो नंबर उन्होंने लिखा देखा वो 40 था। जैसे ही उन्होंने अपनी संस्था को बताया कि मरने वालों की संख्या 30 से 40 के आसपास हो सकती है, तो सिर्फ दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संस्था को जानकारी दी, और देर शाम तक इस घटना के करीब 14 घंटे बाद उन्होंने अपडेट किया कि मरने वालों की संख्या 35 से 40 तक पहुंच चुकी है और 80 से ज़्यादा शायद इसमें घायल हुए हैं। अब वो चाहे यूट्यूब हो या फिर पत्रकार या जानकारी देने वाली संस्था, उन्होंने दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट दिखाया और उसे दिखाने के बाद उसी से अंदाज़ा लगा लिया, और प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की। जब प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ने लगा तब पता चला कि देर शाम यानी 29 जनवरी 2025 को देर शाम उन्होंने आखिरकार घोषणा की कि मरने वालों की संख्या 30 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 25 की पहचान हो गई है और घायलों की संख्या 90 के आसपास है। यह दुर्घटना क्यों हुई और मरने वालों की सही संख्या क्या थी, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना है। दरअसल प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और महाकुंभ के आयोजन की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो रही है और इसका समापन 26 जनवरी 2025 को होना है। अब जैसे ही शुरुआत और समापन की बात आती है तो इसके लिए खास दिन होते हैं, चाहे वह पूर्णिमा, पूष पूर्णिमा हो या फिर मकर संक्रांति, मणि अमावस्या, बसंत पंचमी या माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। ये खास त्यौहार, खास दिन माने जाते हैं। इनमें श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी की काफ़ी उम्मीद रहती है। लेकिन जैसे ही महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी, महाकुंभ की तैयारी से पहले ही चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो, सबको इसकी जानकारी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आस्था से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे। खास तौर पर जो वीआईपी लोग आते हैं, वीआईपी के लिए अलग से खास जगह दी जाती है। जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, अब बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, कुछ अपनों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ परिवार के साथ, जो भी माध्यम मिला। कुछ अपने वाहन से गए, कुछ किराए के वाहन से गए, कुछ हवाई जहाज़ से गए, कुछ रेल से गए, कुछ ने अपने वाहन से यात्रा की, बस से। इस तरह से जब संख्या बढ़ती गई, अब इसके बाद लगातार महाकुंभ की जानकारी वायरल हो रही है। उसके बाद लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, स्नान करते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह स्नान का कार्यक्रम चल रहा था। मौनी अमावस्या का यह पर्व जो एक विशेष दिन भी माना जाता है, यह 28 से 29 जनवरी 2 बजे रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने गए थे। अखाड़ा मार्ग पर यह रास्ता जो बताया जाता है कि अमृत स्नान के लिए इस पर बैरिकेड की गई थी, ताकि भगदड़ ना हो, लोग आराम से जा सके और आ सके, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन 28 की रात 29 जनवरी 2025 को करीब 1:30 बजे जब लोग स्नान करने जा रहे थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग समझ नहीं पाए, और जब वे समझ नहीं पाए तो भगदड़ शुरू हो गई। और जब भगदड़ शुरू हुई तो लोगों की कोशिश या तो खुद की जान बचाने की थी, या वे अपने बच्चों या महिलाओं या बुजुर्गों को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। ऐसी स्थिति में लोग बस भाग रहे थे। उनको ये नहीं दिख रहा था कि उनके नीचे कोई बच्चा दबा हुआ है, कोई बुजुर्ग उनके नीचे दबा हुआ है, कोई महिला उनके नीचे दबी हुई है। उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, और किसी का सामान पीछे छूट गया
तो लोग बस भाग रहे थे और कोशिश थी कि अपनी अपनी जान बचाई जाए। इसके बाद चाहे जो भी हो, जब ऐसा होता है करीब 1 घंटे तक यही स्थिति चलती है, चाहे प्रशासक के लोग हो या आम लोग, कोई भी हो, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं, उसके बाद स्थिति और ख़राब हो जाती है। डर भी लगता है और घायलों और मृतकों की संख्या भी यहाँ बढ़ती जा रही है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था, अब प्रशासन भी क्या करे। यह रात का नज़ारा था। फिर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया कि मौनी अमावस्या की उस रात यानी 28-29 जनवरी 2025 की रात को करीब 1:30 बजे यहाँ भगदड़ मच जाती है। कई लोग मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। टीवी पर लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, भगदड़ कैसे मची, भगदड़ क्यों मची, कितने लोग घायल हुए और क्या हुआ। बात करें देश के अलग-अलग हिस्सों से, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो या जम्मू हो, किसी भी क्षेत्र के लोग यहाँ स्नान करने आए थे। अब टीवी पर जो खबर चलनी शुरू होती है, वो है जब एक महिला ने अपनी आँखों से जो कुछ देखा वो बता रही है। वो अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आई थी। उसकी भाभी की बेटी भी इस महाकुंभ की भगदड़ का हिस्सा बन जाती है। वो दब जाती है, माँ मर जाती है और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो बेटी लोगों पर चिल्ला रही थी कि मेरी माँ मर गई है, अब आप लोग उसके ऊपर से मत जाना। हालांकि वो लोग उसकी बेटी को भी कुचलते हुए चल रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकती थी। पब्लिक वहाँ थी, पब्लिक इधर उधर से भाग रही थी। और हाँ, स्थिति ऐसी हो जाती है कि लक्ष्मी की भाभी मर जाती है, लेकिन बेटी अपनी माँ को याद करके बहुत परेशान हो जाती है और रोती रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर घर से तो ये सोचकर आए थे कि महाकुंभ जाएंगे स्नान करके और स्नान करने के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा दिन बन जाता है जिसे शायद वो ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएँगे। पिलर नंबर 47 के पास एक लड़का है। लड़का अपनी माँ के साथ आता है। लड़की की उम्र करीब 25 साल होगी। उसके एक हाथ में बैग है और दूसरे हाथ में उसकी माँ का हाथ है। लेकिन जब भगदड़ शुरू हुई और लोग भाग रहे थे, तो उसने अपनी माँ को पकड़ा हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसकी माँ का हाथ छूट जाता है और जब वो अपनी माँ का हाथ छोड़ता है, तो कुछ देर बाद उसके हाथ में जो बैग था, वो भी छूट जाता है। बैग में कुछ पैसे थे, वो भी छतरपुर से आया था। वहाँ से किसी तरह यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ा तो वो कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ का हाथ ना छूटे, चाहे उसे अपना सामान ही क्यों ना खोना पड़े। लेकिन वो अपनी माँ का हाथ खो देता है। अपनी माँ की तलाश में वह 29 जनवरी 2025 की देर शाम तक इधर-उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिलती। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा तो वह रोने लगा और बोला कि बैग में कुछ पैसे और कुछ सामान था। उसने अपनी माँ का हाथ खो दिया। मैं ना तो सामान बचा सका और ना ही अपनी माँ को बचा सका। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ किस हाल में है और वैसे भी यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति चंद सेकंड के लिए भी हाथ से फिसल जाए तो वहाँ हज़ारों, लाखों और करोड़ों सिर नज़र आते हैं। ऐसे में किसी को ढूँढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हालाँकि प्रशासन और पुलिस ने उचित इंतज़ाम किए थे, लेकिन करोड़ों की संख्या में उचित इंतज़ाम भी नाकाम साबित हो रहे थे। ऐसा ही एक नज़ारा बलिया का था। दरअसल बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में एक गाँव है नजीराबाद। वहाँ एक शख्स रहता है दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अपनी बेटी और पत्नी के साथ गया था। बेटी की उम्र करीब 12 साल और पत्नी की उम्र करीब 35 साल है और वो अपनी साली को भी साथ ले गया था। ये सदस्य करीब 5 सदस्य थे जो 28 फरवरी 2025 को ट्रेन से महाकुंभ में पहुंचे थे और उन्होंने 29 जनवरी को अपने घर वापस लौटना था। 2025 को सुबह 7 बजे के करीब सूचना मिलती है कि उनकी बेटी जो 12 साल की है और पत्नी जो करीब 35 साल की है, इस महाकुंभ भगदड़ में मर गई है और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। जब यह सूचना दी जाती है तो परिवार के लोग रोते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी तरह बताया गया कि करीब 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का चिराग, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और 90 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ये खबर सोशल मीडिया, अखबारों के जरिए लोगों तक पहुँचती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। शुरुआत में पुलिस प्रशासन ने कहीं न कहीं इस मामले को छिपाने या दबाने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर ये मामला हुआ कैसे, क्योंकि वो इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें भी चलने लगी हैं कि जब ये संख्या बताई जा रही है कि इस दिन इतने करोड़ों लोगों की मौत हुई, अगर लोगों ने डुबकी लगाई है, तो ये पता करने में इतना वक्त क्यों लगा कि कितने घायल हैं और कितने मृतकों की संख्या है। इस दौरान कुछ लोग बैरिकेड में फंसकर गिर गए। यह देखकर भगदड़ मच गई। पहली बार उन्हें यह बताया कि संगम नोच पर प्रवेश और निकास के रास्ते अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही थे। लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला। वे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे और भगदड़
में कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। संगम समेत करीब 44 घाटों पर बताया जाता है कि 29 जनवरी 2025 को करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान था। अब इसके बाद जैसे ही यह घटना होती है, घटना के बाद यह मामला पूरे देश में फैल जाता है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए परेशानी का सबक बन जाता है जो महाकुंभ जा रहे थे। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए गए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, जिसमें पहला भदोई है। भदोई यानी वाराणसी बॉर्डर पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम है। त्रिकूट में 10 किलोमीटर लंबा जाम है। कोसबी बॉर्डर पर 50 से ज़्यादा वाहन रोड पार्किंग पर रुके हुए हैं। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पर यहाँ से वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। प्रतापगढ़ बॉर्डर पर 40 से 4000 से ज़्यादा वाहन रोके गए। जौनपुर बॉर्डर पर जौनपुर जिले के बादलपुर में पुलिस ने प्रयागराज और मिर्ज़ापुर जाने वाले सभी बसों को रोक दिया। बॉर्डर पर वाहनों की लंबी लाइन देखने को मिली और रीवा बॉर्डर पर 5000 वाहन रोके गए। इस तरह से जब देखा गया तो प्रयागराज को जोड़ने वाले रूट, क्योंकि वहाँ अगर ऐसे एक साथ भीड़ बढ़ी तो दिक्कत होगी। उसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हो या फिर प्रशासन के आला अधिकारी, सभी की एक ही अपील थी कि ऐसा ना हो कि संगम तट पर जाने की होड़ में भविष्य में कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए।